नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें तथा वीडियो को पूरा देखें, तभी जो है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर होंगी आपको। तो चलिए आज का जो कि सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याएं। जो संख्याएं हैं इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संख्याओं को जनरली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पहली संख्या हो जाती है हमारी वास्तविक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, वास्तविक संख्या या संख्याएं। दूसरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। इसके बाद दूसरा है हम लोगों का काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर। तीसरा हम लोगों का सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों के कंपटीशन में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वे हैं वास्तविक संख्याएं। इनसे बहुत कम ही कभी काल को आ जाता है अथवा आता ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के तथा 0 को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट तक कि जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, सभी की सभी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के अंतर्गत आने वाली वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइट का क्या मतलब है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग एकदम बिगनर हैं, बिल्कुल अभी शुरू किए हैं, कभी मैथ पढ़े ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। जैसे आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जनरली आप 1 से शुरुआत करते हैं। अगर आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इस तरह से 100 200 1000 10,000, है ना, लाख करोड़ बढ़ते जाएंगे, इसका कहीं नहीं अंत होगा। उसी को इनफाइनाइट कहते हैं, एकदम अनंत तक, जहाँ पे अंत ही ना हो। माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? जहाँ से शुरुआत होती है। क्या आप 1 से शुरुआत करते हैं? नहीं, 1 के पहले 0 होता है, 0 के पहले भाई -1 हो सकता है, उसके बाद और माइनस में बढ़ते जाइए तो उसका भी कहीं अंत नहीं होगा, तो वो भी इनफाइनाइट तक माइनस में चला जाएगा। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, चाहे वो दशमलव की संख्याएं हो, चाहे भिन्न की संख्याएं हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं काल्पनिक संख्याओं पर। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों, आप लोग जो है कि संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा होगा। अरे भाई, आप लोग जो है इस क्लास में आए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे पहले तो पढ़े होंगे कहीं। डायरेक्ट हमारे पास पैदा होते ही तो थोड़ी ना आ गए हैं, है ना। तो आप कहीं से गुजरते हुए बहुत परिश्रम करके यहाँ तक आए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आ गए भाई, है ना। तो आप वहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे होंगे।
अंडर रूट। अब देखिए कोई संख्या अगर रूट में होती है तो उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं, पेयर बनाते हैं और प्लस माइनस में उसका इस तरह से आंसर आ जाता है। जैसे अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना हो जाती है, +-2 होती है। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, +-4 होती है ना। इस तरह से और भी संख्या है। तो अगर इस रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे धनात्मक संख्या होती है, यहाँ पे 4 देखिए 16 देखिए, दोनों ही धनात्मक है तो इसको हम बाहर ले लिए, है ना। लेकिन अगर ये माइनस में होंगे तब क्या करेंगे भाई, तब तो नहीं आ पाएगा बाहर। संख्या तो बाहर आ जाएगी लेकिन उसका माइनस तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इस तरह की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं हम लोग, ये वास्तव में नहीं होती हैं। जो संख्याएं वास्तव में होती हैं वो वास्तविक संख्याएं, जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं वो काल्पनिक संख्याएं। जैसे हमने लिख दिया -4 यहाँ पे, तो -4 को हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 × -1। अब 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन -1 इस तरह से अंदर रह जाएगा। तो इस तरह के जितने भी माइनस पूर्ण वर्ग संख्याएं उसका हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो -1 अंडर रूट -1 उसके साथ लगा रह जाता है। और अंडर रूट -1 को हम लोग एक ग्रीक अक्षर आयोटा से दिखाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, है ना। इसी को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए सम्मिश्र संख्याएं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये मिश्रण है, दो संख्याओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण है। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए हमने लिख दिया 3 + 2i, तो ये तो काल्पनिक संख्या हो गया और ये वास्तविक संख्या हो गया। दोनों को हमने मिला दिया है, मिश्रण कर दिया है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या बन गया भाई, ये सम्मिश्र संख्याएं बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। लेकिन ये सब हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इससे हम लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला है। जो भी प्रश्न पूछेगा इसी से पूछेगा। तो इसके बारे में हमने क्या बताया, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, -∞ से लेकर के +∞ तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं। रियल नंबर की परिभाषा और किस तरह से हम लोग दे सकते हैं भाई, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बस इतना से कह दीजिए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी आपका हो जाएगा, है ना। परिमेय अपरिमेय आप कह दिए तो सब हो गया उसी में। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं जितनी भी संख्याओं का टाइप है, जितने भी प्रकार हैं, जैसे आप लोग प्राकृतिक संख्या सुने होंगे, पूर्ण संख्या सुने होंगे, पूर्णांक सुने होंगे, परिमेय सुने होंगे, अपरिमेय सुने होंगे, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सब इसी के टाइप होते हैं, इसी के प्रकार होते हैं। तो हम लोग अब उसी को पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको बहुत से भागों में बांटा गया है ना। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए, चलिए ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। पहली हेडिंग है हम लोगों की प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं साथ साथ। जो लोग भाई पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ही, क्योंकि एक बार आप देखेंगे वीडियो, पढ़ेंगे, जैसे ही आप जो है कि दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, पहला वाला भूलने लगेगा। तो इसको दिमाग में अस्थायी रूप से बनाने के लिए, इसको याद रखने के लिए आपको इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप वीडियो बार बार देखिए, या तो फिर उसका नोट्स बना लीजिए और उसमें जो कि आप रिवाइज करिए। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, है ना। अब प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं भाई,
दोस्तों एक से लेकर के, एक से प्रारंभ करके, है ना, एक से प्रारंभ करके अनंत तक, इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक से प्रारंभ करके, इसमें जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर है आपका, ये आपका पहला नंबर है ना। यानी कि एक से शुरू करके अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जीरो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। टेट में पूछा गया था कि किन संख्याओं को हिंदू अरबिक नंबर कहा जाता है, या फिर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन में हिंदू अरबिक दिया रहेगा तो हिंदू अरबिक प्राकृतिक संख्याओं को ही कहा जाता है ना। तो एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपसे अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये सभी संख्याएं पहले ही आ गई थी, जीरो बाद में आए, जीरो इसमें नहीं है, जीरो की खोज बाद में हुई है ना। जीरो की कहानी है, कभी किसी वीडियो में जो है कि जीरो का इतिहास जो है कि हम लोग देख लेंगे उसको, है ना। उसका वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे उसका कैसे जीरो अस्तित्व में आता है। अभी हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब प्राकृतिक संख्याओं के आधार पर बहुत से प्रश्न बनाए जाते हैं। नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के आधार पे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। इस तरह से पूछता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसके योगफल का, वर्गों के योगफल का, घनों का योगफल का। हालांकि हम लोग पिछले पार्ट में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे जब हम लोग इकाई का अंक निकाल रहे थे, है ना। तो दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, है ना, होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इसी प्राकृतिक संख्याएं में अगर, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को भी सम्मिलित कर लें, है ना, तो यही पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बस इतना बताएंगे कि जीरो से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब जो प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं से पूछा जाएगा वो उसी तरह से जो है कि पूर्ण संख्याओं से भी बनता है। आपसे कह देगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, तो 10 पूर्ण संख्याओं का कहेगा तो वहाँ पे अंतिम अंक 9 हो जाएगा, अंतिम संख्या 9 हो जाएगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा तो एक को पीछे आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या में अगर आप गिनेंगे प्रथम 10 तो 1 से लेकर 10 तक। पूर्ण संख्या में आपके वो कहेगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर 9 तक आप काउंट करेंगे। जीरो जहाँ, इसको आप 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे तो 10वें नंबर पे 9 आ जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप प्राकृतिक संख्याओं के योगफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस अंतिम अंक की जगह कितना रखेंगे भाई? 9 रखेंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा। देखिए आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या को केवल हम लोग सुन लेते हैं, है ना। धनात्मक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर जिनको दाहिनी तरफ प्रदर्शित किया जाता है ना। कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं 0 से बड़ी होती है उनको धनात्मक संख्या कहते हैं, जो संख्याएं 0 से छोटी होती हैं उनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 0 हो गया, है ना। अगर हम एक इस तरह से रेखा बनाएं, है ना, संख्या रेखा, और बीच में हम मान लें कहीं पे यहाँ पे 0 है, तो इसके आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो ये सब 0 से बड़ी हो गई। इसी को संख्या रेखा कहते हैं, जिस पे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है।
तो जीरो से बड़ी सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं, और जीरो से पहले जो संख्याएं आती हैं, है ना, उनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जीरो से पहले आने वाली संख्याओं को ऋणात्मक संख्या, जीरो के बाद आने वाली संख्याओं को धनात्मक संख्या। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि ये बताइए कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो दोस्तों जीरो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी है, यानी कि न तो जीरो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। इसको न तो हम धनात्मक कह सकते हैं न तो ऋणात्मक कह सकते हैं, यह केवल धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी है ना, न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से इधर पूरा इन्फाइनाइट तक हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा, धनात्मक ऋणात्मक में ऋणात्मक संख्याएं दिखने में कितनी भी, उनका परिमाण कितना भी बड़ा हो, वो धनात्मक से हमेशा छोटी होती हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि 1 बड़ा है या -5, तो यहाँ पे इसका परिमाण है जो 5 है, देखने में तो 1 से बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके सामने माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब कि ये कर्ज में है, जीरो के भी नीचे है 5 खूंटी, है ना। तो अगर देखो इस तरह से, अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ऋणात्मक संख्या ये भले ही 1 देखने में छोटा है, लेकिन ऋणात्मक है, इस कारण से ये छोटा है। धनात्मक वाला बड़ा होता है। और ये देखो बड़े छोटे का चिन्ह है, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है, जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है ना। तो यहाँ पर देखिए -5 1 से छोटा है। अच्छा, माइनस में ही आपसे पूछ दिया जाए कि -2 बड़ा है या -5, तो देखने में -5 लग रहा है अंक के रूप में बड़ा, लेकिन माइनस में जितनी छोटी संख्याएं होती हैं उतनी उनको बड़ा माना जाता है। यानी कि यहाँ पे बड़ा छोटा पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे -2 बड़ा है और -5 छोटा है ना। जब धनात्मक, दो धनात्मक के बीच में अगर बात होती है, अगर 2 और 5 में पूछा जाता कौन बड़ा कौन छोटा, तो सिंपल सी बात है, जो दिखने में बड़ा है वही बड़ा है। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी बड़ी मानी जाएगी, और माइनस में जो बड़ी वाली संख्या जो दिखने में है वो छोटी होती है ना, क्योंकि वो और पीछे आएगा, इस तरह से और पीछे आएगा, इसका मतलब और छोटा होता जाएगा। अब आप ही सोच लीजिए दोस्तों कि आप 2 भाई हैं, है ना, दोनों ही गरीब हैं, एक ज़्यादा गरीब है एक कम गरीब है। आपसे पूछा जाएगा, एक मान लीजिए कि किसी से 2000 रुपया उधार लिया, एक जो है कि 20,000 रुपया उधार लिया, उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, उसको ज़्यादा उधार लेना पड़ गया। एक की बहुत कम स्थिति ख़राब थी, इसलिए उसको कम ही लेना पड़ा उधार, है ना, उसको केवल 2000 लेना पड़ा। तो अब बताइए कि अमीर कौन हुआ, जो कम उधार लिया वो कि जो ज़्यादा उधार लिया वो? तो जो कम उधार लिया है वही ना अमीर हुआ। क्यों? क्योंकि भाई उसको कम आवश्यकता पड़ रही है ना, और जिसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है वो मतलब कि ज़्यादा गरीब है, यानी कि जो कम उधार लिया है, कम माइनस में है, वो बड़ा है, और जो ज़्यादा उधार लिया है, जिसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, वो छोटा है, गरीब है, तभी तो उसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस में दिखने में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और जो दिखने में जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अब जीरो से अगर माइनस की तुलना किया जाएगा तो जीरो हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ा होगा, कुछ भी माइनस में रहे, है ना। तो प्लस और माइनस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इतना आपको पता चल गया होगा। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? 1 से प्रारंभ करके अनंत तक सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद जब जीरो का आविष्कार हो जाता है, जब जीरो की खोज हो जाती है, तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी लपेट लिया जाता है भैया, है ना। तो जीरो के साथ अगर प्राकृतिक संख्याओं को दिखाया जाए, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। तो हमने कहा कि जीरो से बड़ी जितनी संख्याएं हैं सब की सब धनात्मक होती हैं, और जीरो से छोटी सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। अब ये बात आ जाएगी कि जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो मेरे दोस्तों, जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बारी आती है इंटीजर की, है ना।
इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो पूर्ण संख्या था, ये पूर्णांक है। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर है ना। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर है। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है हमारी, टेंशन ना लीजिएगा इसका, है ना। मैथ पढ़ा रहे हैं भाई। हाँ देखिए, पूर्णांक इंटीजर। अब देखिए इंटीजर किसे कहा जाता है ना। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इस तरह से ऋणात्मक, जीरो तथा धनात्मक तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। इनको पूर्णांक कहा जाता है ना। अच्छा, आप लोग जब हम वास्तविक संख्या बता रहे थे तो वहाँ पर भी हम कहे थे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता था। दोस्तों उसमें क्या होता था, वास्तविक संख्या में आपकी दशमलव वाली संख्या भी आ जाएंगी, है ना। उसमें सभी संख्याएं प्लस माइनस में, वो भिन्न में है, बटा में है, या फिर दशमलव में है, सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब पूरा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, पूर्णांक, पूरा अंक, पूर्णांक, है ना। यानी कि पॉइंट वाले नंबर इसमें नहीं आते पूर्णांक में। पूर्णांक में पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती हैं, दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं, जो पूरा अपने आप में होगा कंप्लीट। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू करके प्लस इनफाइनाइट तक उसमें पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होंगी, सभी को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं माइनस में इस तरह से, ये जीरो हो गया, इधर 1 2 3 4 5, इससे छोटा जाएंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से इनफाइनाइट तक, इधर इस तरह से इनफाइनाइट तक, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांक के बाद सम संख्या तथा विषम संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों सम संख्या तथा विषम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, सम और विषम, ऑड नंबर, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। और वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे कहते हैं विषम संख्याएं, है ना। देखिए सम संख्याओं में जैसे जो 2 से कट जाए, यानी कि 2 4 6 8 10, इस तरह से और आगे बढ़ जाइए, अनंत तक जाइए एकदम, है ना। 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी जो है कि सम संख्या है, यानी कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 2 से सभी कटने वाले, देखो 2 2 से कटता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, इस तरह से ये सभी क्या है, 2 से कटती जा रही हैं दोस्तों। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी सम संख्याएं हो जाएंगी। एक बार और, सम संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हीं को सम संख्या कहा जाता है। अब देखते हैं विषम संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 कटेगा, नहीं, है ना। पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरी इसमें भाग 2 की नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ पॉइंट में आ जाएगा, है ना। इसलिए सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। 7 है आपका, 9 है आपका, इस तरह से आगे चलते जाएगा। यानी कि सम संख्या क्या होता है, क्या होती है भाई, जो संख्याएं 2 से पूरा विभाज्य हो सम संख्या, जो संख्याएं 2 से न विभाज्य हो उसको विषम संख्या, है ना। अब आपसे बात पूछी जा सकती है कि जीरो क्या है।
सम है अथवा विषम है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी गई है ना, अगर उसके इकाई का अंक सम है तो पूरी संख्या सम है, अगर उसके इकाई का अंक विषम है तो पूरी संख्या विषम होगी, है ना। अब आप बताइए, अगर हम पूछें आपसे 10 सम है कि विषम है तो आप कहेंगे सम है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। अभी हम बताएं, अगर कोई संख्या सम तभी होगी जब उसके इकाई का अंक सम होगा। 10 सम है तो इसके इकाई का अंक भी सम होगा, इसका मतलब 0 क्या है? सम है। 0 क्या है भाई? सम है ना। तो 0 से संबंधित यहाँ पर दो बातें आ गई। अगर प्लस धनात्मक और ऋणात्मक वाले में आपसे पूछा जाए कि 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप बताएंगे 0 न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। लेकिन जब सम विषम की बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि 0 सम है अथवा विषम है, तो आप बताएंगे कि 0 सम है। ये दोनों नहीं है, या तो दोनों नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर 0 क्या है? सम है। यहाँ पे फिक्स है कि सम है। लेकिन धनात्मक ऋणात्मक वाले में क्या था? 0 न तो धनात्मक था न तो ऋणात्मक था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या बताइए, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1 है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पार्ट है, परिमेय तथा अपरिमेय, है ना। रेशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं दो होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय को देखेंगे। परिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होता है? इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या नंबर्स, परिमेय संख्या, है ना, रेशनल नंबर्स। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिसको इस तरह से भिन्न के रूप में बदला जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, q ≠ 0, यानी कि जो नीचे वाली ये अंश होता है, ये हर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना। यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसका 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। बट्टा के रूप में हो, नीचे वाली संख्या 0 ना हो, तभी परिमेय संख्या होगा अथवा अपरिमेय हो जाएगा, है ना। अपरिमेय नहीं अथवा अपरिमेय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं सभी क्या हो जाएंगी भैया? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए हम अगर कहें कि सभी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन सभी के बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं भाई, सभी के बटा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए सभी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। आपसे अगर हम पूछेंगे 22/7 है, 22/7 का लफड़ा बहुत ज़्यादा होता है। पाई आप लोग जानते होंगे ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। लेकिन ये जो वैल्यू होती है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो दशमलव में होती है। इसको काटने पे जितना दशमलव में आता है ना, 3.14, तो 3.14 केवल 2 अंक तक हम लोग लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में जो होता है ना, इसका बहुत आगे तक होता है, कभी उसका अंत नहीं होता। इतना पॉइंट है, पॉइंट के बाद मतलब इतने उसमें अंक हैं कि उसका अंत नहीं होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग इसके बराबर होता है। तो ये तो भिन्न में है, तो एक संख्या हो गया ना, p/q के रूप में है साफ साफ, तो 22/7 तो परिमेय होगा। लेकिन जो पाई होता है ये अपरिमेय होता है। अब अपरिमेय किसको कहेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग परिमेय को देख लेते हैं, परिमेय को, है ना। अब आ गई बात 0 की। 0 परिमेय है कि अपरिमेय? तो 0 भैया परिमेय है, क्योंकि 0 के बटा हम कितना भी कुछ भी संख्या लिखें, 4 लिख दें या फिर 0 के बटा 1 लिख दें या फिर 0 के बटा कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 ही आती है ना। तो यानी कि 0 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर किसी चीज़ को हमने इस तरह से लिख दिया, जैसे 4/0 हमने लिख दिया नीचे,
तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हमने कह दिया कि बताइए p प्लस क्यू बटा के p माइनस क्यू परिमेय है अथवा अपरिमेय, जहां आपको दिया गया है p बराबर क्यू, है ना। ये आपको कंडीशन दिया गया है और इसको आपको बताना कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे पी क्यू बराबर है तो घट के 0 हो जाएंगे, तो नीचे की संख्या 0 हो जाएगी, तो इसलिए यह परिमेय नहीं होगा। परिमेय होने के लिए कंडीशन है कि जो बटा में जो संख्या है, जो उसका हर है, डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए आपका। तो उम्मीद है आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। कोई भी करड़ी में संख्या है पूर्ण वर्ग है, वो याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना। यानी कि इसका करड़ी, अगर इसको हम निकालें तो करड़ी से बाहर आ जाए, जैसे करड़ी में 16 है तो बाहर आके 4 बन जाता है, प्लस माइनस 4, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये परिमेय संख्या होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, और हाँ इसके आगे थोड़ा सा और, दशमलव की संख्याएं, है ना। देखिए थोड़ा सा रुकिएगा, अभी हम लोग अपरिमेय को भी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग दोनों को साथ में देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय। दूसरा क्या है, अपरिमेय। देखिए इसमें क्या होता है ना, परिमेय वाले में वे सभी दशमलव की संख्याएं जिनको हम भिन्न में बदल सकते हैं वो परिमेय होती हैं, और वे दशमलव की संख्याएं जिसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं वे अपरिमेय होती हैं। एक तरह से पहले परिमेय की भी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है, यानी कि जिसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब जैसे देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे करड़ी में कोई इस तरह की संख्या हो जिसका जो कि वर्गमूल ना निकाला जा सके, यानी कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो ये करड़ी से बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में आपका 5 हो गया, करड़ी में आपका 6 हो गया। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनको भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। इनको जब भी करड़ी से बाहर निकाला जाएगा तो ये दशमलव में आएंगे, और दशमलव के बाद इनके अंक आते जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे, और उनका रिपीटेशन भी नहीं होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सा दशमलव वाला हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा, है ना। अब दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे तब अच्छा समझ में आएगा। आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहिए, स्किप ना करिएगा, है ना। देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, यानी कि जिनको फ्रैक्शन के रूप में, बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, उन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको भिन्न के रूप में हम लोग नहीं बदल सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें आता है दशमलव वाली संख्याएँ। तो आप लोग जानते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदला जाता है। आपका एक जो है कि चैप्टर भी रहेगा दशमलव भिन्ने। तो पहले ये जो दशमलव होता है ये भी कई तरह का होता है। 2 तरह का दशमलव होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, है ना। तो कुछ दशमलव वाले जो होते हैं इसमें वो परिमेय होते हैं और कुछ दशमलव अपरिमेय होते हैं। जैसे देखिए दशमलव, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा हो, दशमलव, है ना। दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग फिर से एक बार आएंगे परिमेय अपरिमेय। पहले दशमलव को समझ लेते हैं, क्योंकि दशमलव से इसका रिलेशन बहुत गहरा है। देखिए दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है ना, और एक होता है अशांत।
शांत दशमलव किसे कहते हैं भाई? वे दशमलव की संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं कुछ सीमित ही होती हैं। जैसे 2.5 हमने लिख दिया, तो 5 के बाद कोई अंक नहीं है, कहीं ना कहीं जाके अंक खत्म हो जा रहा है, रुक जा रहा है ना। तो इस तरह की दशमलव वाली संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया 3.7689, तो इसके बाद रुक गया, इसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा, शांत दशमलव है। 1.0315 शांत दशमलव है ना। इसमें अंकों की संख्या फिक्स है कि इतने अंक हैं। तो इस तरह के सभी दशमलव वाली संख्याएं शांत दशमलव कहलाती है ना। अशांत दशमलव क्या होता है? इसमें ऐसे भी हो सकता है जैसे 0.346 है ना, ये भी शांत दशमलव है। 1.056 सभी शांत दशमलव है ना। शांत दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे आपका 2.5 है, तो 2.5 को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे देखिए 2.5 है, अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, कुछ नहीं इसके बट्टा में तो 1 तो माना जाएगा हमेशा, है ना। अब इसमें हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर इस तरह से, तो 1 0 से 1 अंक दशमलव खत्म, कितना हो जाएगा 25 बटा के 10 से कम 10। अब 5 पचे 25, 5 दूना के 10, कितना आ गया 5 बटा के 2। तो ये क्या हो गया? भिन्न में बदल गया। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी संख्या है शांत दशमलव वाली, सभी को भिन्न में बदला जा सकता है। इसलिए सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय, रेशनल नंबर है सभी, ये सभी रेशनल नंबर है। अब देखिए अशांत दशमलव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, है ना। एक में जो है कि पुनरावृत्ति होती है, संख्याओं की, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और एक में जो है कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। वो आती तो हैं बहुत से अंक, बहुत से उसमें संख्याएं आती जाती हैं, है ना, अंकों का क्रम जारी रहता है, लेकिन वो कुछ भी आ जाता है रैंडमली, उसमें कोई फिक्स क्रम नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं होता है। अब देखिए ये 2 तरह का हुआ है। अशांत दशमलव कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आवृत्तिक, है ना, हिंदी में नहीं, इसको रिपीटिंग लिख लेते हैं, रिपीट, रिपीटिंग नंबर। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना। यानी कि एक में क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ फिक्स अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1.33333, इस तरह से अनंत तक आएगा, है ना, शांत नहीं होगा। देखिए अशांत दशमलव, अशांत किसे कहेंगे? जिन दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंक आते ही रहते हैं, उनका अंत नहीं होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ये भी 2 तरह का, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। यानी कि एक में क्या होता है, अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही प्रकार के अंक बार बार आते हैं। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं रैंडमली आते हैं, उनमें रिपीट नहीं होते हैं अंक, है ना। जैसे हमने लिख दिया 3.1422681397105, इस तरह से आ रहे हैं, मतलब कुछ भी आ जा रहा है, इसका अंत भी नहीं हो रहा है, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, है ना। और इसका अंत भी नहीं हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है किसी। देखो अब यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 1 2 4 आया तो फिर 1 2 4 आना चाहिए, फिर 1 2 4 आना चाहिए। इस तरह से अगर सीक्वेंस में आता है तब उसको रिपीटिंग कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो 3 3 लगातार आ रहा है। अब इस तरह से कोई संख्या हो गई जैसे 2.565656, है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यानी कि 5 6 5 6 एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो इसको रिपीटिंग कहा जाएगा। और जितना भी रिपीटिंग वाले होते हैं, इन सभी को भिन्नों में बदला जा सकता है, इसलिए सभी क्या है? परिमेय है। ये सभी परिमेय है, रेशनल नंबर है। लेकिन इस तरह की जो संख्याएं हैं,
इनमें तो आपको पता नहीं भाई कितने अंक होंगे कि उतना जीरो वाले से हम गुणा करें ऊपर नीचे और इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको हम जब उतना जीरो वाले से गुणा नहीं कर पाएंगे, इसको भिन्न में बदल ही नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग परिमेय कैसे कहेंगे। यानी कि इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं नॉन रिपीटिंग दशमलव वाली, वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 समथिंग इस तरह से आगे पूरा बढ़ता जाता है, वो इसी कैटेगरी में आता है ना। इसी कारण से वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है ना। अब आप लोग कहेंगे इसको तब फिर हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे, है ना। तो ये दशमलव भिन्न वाले में हम लोग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूरा क्लियर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 1 दशमलव जैसे 3 दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा जब दशमलव के बाद किसी भी अंक का रिपीटेशन होने लगता है, वो बार बार आता है, तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे 3 बार बार आ रहा है, 3 पे हमने इस तरह से एक लाइन खींच दिया, इसको कहते हैं बार, है ना। 1.3 पर बार, इसका मतलब होता है कि 3 बार बार आएगा। अब इस तरह की संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता है, तो इसका तो ट्रिक होता है डायरेक्ट कि जितना अंक पे बार है उतना बटा में 9 लिख दो, है ना, तो भी हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3/9 यानी कि 1/3, 3 एकम 3, 1 4/3 हो जाएगा, 4/3 आएगा। काट के देखते हैं इतना आता है कि नहीं, 3 एकम 3, 10 3 त्रिका 9, हाँ, तो ये 4/3 आ गया आपका, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग भिन्न में बदल लिए। इसी तरह से अगर यह है आपका, जैसे आपको लिख दिया 2.56 डट इस तरह से अनंत तक आ रहा है, तो इसको भी हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.56 पे बार। अच्छा हाँ, जिन संख्याओं का रिपीटेशन होता है, जितनी संख्याओं का सभी पे बार लग जाता है, तो 5 6 का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए 5 6 दोनों पे बार लगेगा, है ना। और बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदला जाता है, ये बदल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। तो दशमलव संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, और नॉन रिपीटिंग वाला है ना, इसको अपरिमेय कहते हैं। अब आपसे अगर पूछ दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाई अपरिमेय है दोस्तों, क्योंकि पाई का माने 22/7 नहीं होता है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग इसके बराबर है, एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं होता पाई का। पाई का जो वास्तविक मान होता है 3.14 समथिंग इस तरह से आता है आगे, और इसमें किसी भी अंक का एक सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं होता है, वो लगातार इस तरह से आते जाता है रैंडमली, इसलिए उसको जो कि भिन्न में बदलना इम्पॉसिबल है। तो भिन्न में इसके वैल्यू को हम लोग नहीं बदल पाते हैं, इसलिए जो पाई हमारा हो गया अपरिमेय। आपसे अगर सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से आप बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी है, आपको दे दिया 22/7, 0, 3/4 माइनस में, इसके बाद कर दिया पाई, तो पाई अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय है, बाकी सभी क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, दशमलव वाली भी संख्या है, रूट वाली संख्या है, इस तरह से रूट वाली सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अच्छी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है कि कमेंट लिखिए और उसमें बताइए क्या चीज़ नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। और कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह से उसको मैं बताऊं कि आपको समझ में आएगा, है ना, वो भी लिखिए। तो आगे देखिए, अब कौन सी संख्या है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने वास्तविक संख्या पढ़ा, वास्तविक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, जीरो की स्थिति कहाँ पर है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है।
इसके बाद हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। इसके बाद फिर अभाज्य संख्याएं, इनडिवाइजिबल। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, है ना, ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं, भाज्य, अभाज्य और अभाज्य। देखिए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वे संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे तथा इसके अलावा किसी तीसरे से भी कटे, तो उसी को कहते हैं भाज्य संख्याएं। सीधा सीधा आप लोग तो जानते हैं कि एक से सभी संख्याएं कटती हैं, एक से सभी संख्याएं कटती हैं, तो एक को हम लोग हटा देते हैं। तो बात बस इतनी सी रह जाएगी भाज्य संख्या के लिए कि वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट सकता है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, लेकिन 4 2 से भी कटता है ना। 4 में 2 का भी भाग चला जाएगा, तो वे भाज्य संख्या होगी। जैसे देखो 4 हो गया हमारा, है ना, 4 के बाद 6 हो गया। 6 देखिए 6 से कटेगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6। इसी तरह से 8 है, 9 है, 9 से भी कटेगा, 9 एकम 9, 9 3 से भी कटता है, 3 त्रिका 9। इसी तरह 10 है, 12 है, आपका 14 है, इस तरह से आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गया होगा आपको कि भाज्य संख्या क्या होती है ना। अब अभाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्या, संख्याएं, इसमें संख्या नहीं लिखा है, संख्या लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, वे संख्याएं जो खुद से तथा एक के अलावा किसी और से नहीं कटे। दोबारा सुनते हैं, वे संख्याएं जो खुद से कटे तथा एक से कटे और इसके अलावा किसी और से नहीं कटे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य होने का कंडीशन 2 है, खुद से कटना चाहिए, एक से भी कटना चाहिए, है ना। यानी कि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होते हैं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से अधिक, है ना। तो जैसे देखिए, जैसे 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 1 के पाड़ा में 2 आता है, 2 एकम 2, 1 दूना के 2, है ना। इसके बाद 2 स्वयं से भी कटेगा, 2 एकम 2। इसके बाद 2 किसी के पाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए 3 1 के पाड़ा में आता है, 1 के पाड़ा में तो सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए 1 में तो सब अइबे करेगा। तो 3 खुद से भी कटता है, 3 एकम 3, और इसके अलावा किसी से भी 3 नहीं कटेगा, तो 3 क्या हो गया भैया? 3 हमारा हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद इसी तरह से 5 है, इसी तरह से 7 है, इसी तरह से हमारा 9 है, इसी तरह से 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। ये बात कई बार यूपी टेट में पूछी जा चुकी है ना, कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से रूढ़ संख्या कौन सी है। तो जो अभाज्य संख्या रहेगी वही रूढ़ संख्या होगी। या फिर ऐसे दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या नहीं है। जैसे आपको हमने कह दिया, आपको ऑप्शन दे दिया 23, 43, 41 और 1, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या नहीं है। तो 1 देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो इसको हम रूढ़ कैसे कहेंगे? रूढ़ संख्या तो अभाज्य संख्या को कहा जाता है ना। हाँ, आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि 1 क्यों नहीं होता भाई, ए भी तो किसी से नहीं कटता है। तो हमने अभी बताया कि अभाज्य होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका 2 गुणनखंड हो, खुद से कटे
और एक से भी कटे, लेकिन एक एकम एक, इसका तो एक ही गुणनखंड होता है ना, तो इसलिए एक को सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ये अभाज्य नहीं, ना तो ये भाज्य है न तो अभाज्य। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ये भी याद रखिएगा, सम संख्याओं में मात्र एक सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। इसके बाद कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं 2 के अलावा, है ना। और इस तरह से अगर कोई भी बड़ी संख्या है, 2 या 2 से अधिक अंक की संख्या है और उसके इकाई का अंक कोई सम अंक है, उसके इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है, तो वो समझ जाइए कि संख्या क्या है? विभाज्य है ना। वो भाज्य होगी हमेशा, हमेशा वो किसी न किसी से कटेगी। लास्ट में अगर सम संख्या है तो 2 से तो कन्फर्म कटेगा। ये सारी चीज़ें कौन किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा उसको हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी, है ना। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। आपसे केवल ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, है ना। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं सह अभाज्य संख्या इस तरह से रहता है, कहीं कहीं सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। आप लोग इसको समझ लेंगे। मेन चीज़ इसका हम लोग देखते हैं कहते किसे सअभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका लस जिनका मस 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, HCF 1 हो, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। जो एक दूसरे को काट न सकें, है ना, जो एक दूसरे को विभाज्य न कर सकें, एक दूसरे को काट न सकें, उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने कह दिया 5 और 6, ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें अलग से अगर देखा जाए 6 को, तो 6 भाज्य संख्या है, लेकिन इनको जोड़ा के रूप में देखा जाए तो न तो 6 5 को काटेगा, न तो 5 6 को काट सकता है पूरा पूरा। इसलिए क्या हो गया? सअभाज्य संख्या हो गई। और इनका लस, इनका मस भी कितना है? लस नहीं, ठीक है ना, मस। इनका मस कितना है? 1 है। दोनों में 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ नहीं। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल 1 कॉमन हो, या फिर उनका मस 1 हो, या वो एक दूसरे को काट न सके, उसी को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या है। जैसे हमने कह दिया 8 और 12, क्या ये सअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, ये सअभाज्य संख्याएं नहीं, है ना, क्योंकि इनका मस देखिए 4 हो जा रहा है। हमारा मस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? सअभाज्य संख्या नहीं, है ना। हमने लिख दिया 17 21। ये बताइए क्या ये सअभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल। इनका लसक कितना है? 1 है, इसलिए क्या हो गई? सअभाज्य संख्याएं हो गई। तो इस तरह की जितनी संख्याएं हैं सभी क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, है ना। जिनका मस क्या हो? जिनका मस 1 हो। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका मस 1 हो, उन्हीं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपका अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या में क्या पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 2 है।
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो आप बताएंगे 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो आप कहेंगे 3 है। एक भाज्य है या अभाज्य है तो आप कहेंगे न तो भाज्य न तो अभाज्य, है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई बात या फिर कोई भी इसमें से पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, उसके लिए हम फिर से अलग से और अच्छे से मेहनत के साथ जो कि वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उसी को जो कि कंटिन्यू रखेंगे। ये तो हम क्रम से पढ़ाते ही रहेंगे। अगर आपको इसके अलावा आगे, आप मान लीजिए पढ़ चुके हैं कहीं से, आगे के किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि नहीं उस पर एक सेपरेट वीडियो हम बना दें, तो आप जो कि कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, वो भी अपलोड कर देंगे। और ये तो चलता ही रहेगा इस तरह से क्रम से। जो लोग बिगनर है, अभी पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और आप लोगों को किसी भी चैप्टर का, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक्स हो, उसमें से अगर आपको कोई भी पार्ट कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है किसी भी चैप्टर में, है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, है ना। तथा आप लोग एक काम करिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए यार, शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा यार फैलाओ, हमारा भी मनोबल बढ़े, तब ना आपके लिए जो है कि हम और मेहनत से काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, दिन रात एकदम एक कर देंगे। आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए अगर हमको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे। थोड़ा शेयर करिए यार, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।